Hi guys, welcome back to my channel Quick Educational Hack. This is Sunita Pawar. Guys, आप सभी जानते हैं कि हमारी भोपाल रियासत की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं आज भोपाल का युद्ध क्या है और इस युद्ध के अंतर्गत एक संधि हुई थी जिसे दोहरा सराय की संधि कहते हैं, ये क्या है और ये किसके बीच में हुई थी। ठीक है, हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के लिए आज हमें जानना होगा कि आखिर पेशवा बाजीराव कौन है। तो यदि आपको बाजीराव नाम सुनते से याद आ रहा होगा फिल्म बाजीराव मस्तानी। जी हाँ, तो फिल्म बाजीराव मस्तानी में जो रणवीर कपूर ने जो रोल किया था वो थे पेशवा बाजीराव। जी हाँ, और पेशवा बाजीराव प्रथम इन्हें कहा जाता है। तो बात करते हैं जब फिल्म की जैसी स्टार्टिंग होती है तो आप एक सीन देखते होंगे कि एक महाराजा है जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं और वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अब अगला पेशवा कौन बनेगा। और उसी समय पे फिर रणवीर सिंह की एंट्री होती है। तो जो सिंहासन पे बैठे हैं वो है छत्रपति साहू जी। ठीक है, और छत्रपति साहू जी के ही पहले जो पेशवा थे वो थे बाजीराव के पिताजी जिन्हें विश्वनाथ बालाजी थे, वो उनके पेशवा थे। पर उनकी मृत्यु के बाद अब अगला पेशवा कौन बने ये डिस्कशन उस फिल्म में उस वक्त चल रहा था। तो उस समय सबसे योग्य पेशवा बनने के लिए जो योग्य थे वो थे बाजीराव। जी हाँ, और बाजीराव को अगला पेशवा बना दिया जाता है और जब उन्हें पेशवा बनाया गया उस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। जी हाँ, मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्हें पेशवा बना दिया गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि इतनी कम उम्र में होने के बावजूद आज तक उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। इसीलिए उन्हें अपराजित हिंदू सेनानी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हें अपराजित हिंदू सेनानी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे अपराजित हिंदू सेनानी कहा जाता है, तो वो है पेशवा बाजीराव प्रथम लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और बात करते हैं कि भोपाल के युद्ध की। तो भोपाल के युद्ध की बात करें तो भोपाल का जो युद्ध है वो हुआ था पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में। यदि उस समय जब मराठा अपना आधिपत्य जमा रहे थे, उस समय यदि हम भारत की स्थिति देखें तो उस समय भारत पर मुगलों का साम्राज्य था और धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और धीरे धीरे मुगलों का पतन उस समय चल रहा था और मराठाओं का वर्चस्व बढ़ते जा रहा था बाजीराव प्रथम के अंतर्गत, है ना। बाजीराव प्रथम के अंतर्गत मराठाओं का वर्चस्व भारत में बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे मराठाओं ने भारत के लगभग 70 से 80% हिस्सों पर अपना आधिपत्य कर लिया था। और सिर्फ एक यदि हम निज़ाम की बात करें तो जब यदि भोपाल के युद्ध में यदि बात आती है निज़ाम की तो हम निज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि जब मुग़ल का आधिपत्य था पूरे भारत पर उस समय निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम ही ऐसे थे जिन्होंने अपना एक अलग से राज्य स्थापित करके रखा था मुग़लों से अलग। जी हाँ, तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निज़ाम जो हैदराबाद के निज़ाम जो शासक थे वो भी कमज़ोर नहीं थे, बहुत पावरफुल थे क्योंकि जिस समय पूरा भारत मुग़लों के अधीन था उस समय उन्होंने एक अलग से डायनेस्टी अपनी बना के रखी थी। तो आप इससे सोच सकते हैं कि वो कितना एक पावरफुल था। पर जब भोपाल का युद्ध हुआ मराठाओं के बीच या पेशवा बाजीराव और निज़ाम के बीच में, जब भोपाल का युद्ध हुआ तो उस समय निज़ाम हार गया। जी हाँ, निज़ाम जो इतना पावरफुल था और बाजीराव प्रथम जो इतने कम उम्र के थे उनसे वो हार गए। और जब निज़ाम हार गए तो एक संधि हुई जिसे कहते हैं दोहरा सराय की संधि। और ये दोहरा सराय की संधि के अंतर्गत ये कहा गया कि जो नर्मदा का जो क्षेत्र है और ये जो चंबल का क्षेत्र है इसके बीच का जो एरिया है वो मराठाओं के अधीन होगा, उसमें निज़ाम अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। तो इस संधि के तहत यह संधि इस प्रकार हुई कि आप जो नर्मदा और चंबल का जो क्षेत्र है, नर्मदा नदी और चंबल के बीच का जो क्षेत्र है, इस पे निज़ाम अपना अधिकार नहीं कर सकता, इसमें मराठाओं का ही आधिपत्य रहेगा। इस संधि के तहत ये कहा गया। तो आप ये याद रखिएगा कि दोहरा सराय की संधि क्यों हुई थी। भोपाल के युद्ध के अंतर्गत ही दोहरा सराय की संधि हुई थी और ये मराठाओं और निज़ाम के, हैदराबाद के जो निज़ाम है उनके बीच हुई थी। या कई बार ये भी लिखा होता है कि बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के बीच ये संधि हुई थी। और इस संधि के अंतर्गत क्या कहा गया था ये भी पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा।
अब बात करते हैं पेशवा बाजीराव के अंतिम दिनों की। तो इनके अंतिम दिनों की बात करते हैं तो ये अंतिम दिनों में खरगोन में थे। जी हाँ, खरगोन जिसे हम पश्चिमी निमाड़ कहते हैं और खंडवा जिन्हें हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं। तो जो पश्चिमी निमाड़ था उस समय वे अपने अंतिम समय में वहाँ थे और अपनी अंतिम सांसें वे वहीं लेते हैं और ये एक स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं, ना कि किसी युद्ध में मारे जाते हैं। और जो रावरखेड़ी जो एरिया है, जो जिला है खरगोन का, जो रावरखेड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनकी समाधि कहाँ है, तो रावरखेड़ी क्षेत्र में उनकी समाधि है जो खरगोन में है। और उनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये, उनसे जुड़े ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि उन्हें हिंदू सेनानी, जी हाँ, अपराजित हिंदू सेनानी कहा जाता है। और पेशवा बाजीराव की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि उन्हें जो गोरिल्ला युद्ध तकनीकी है उसका बहुत अच्छा ज्ञान था। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी के बाद वे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गोरिल्ला युद्ध तकनीक का बहुत अच्छा ज्ञान था। और वे अपनी रणनीति ऐसे बनाते थे कि वो जो भी अपने शत्रु होते थे उसकी पहले सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते थे कि उनके पास कितने घोड़े, कितने हाथी है, कितनी सेनाएँ हैं, और उसके अनुसार फिर वो अपनी सारी रणनीति बनाते थे। और शायद उनकी जीत का, उनकी सक्सेस का यही सबसे बड़ा कारण है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।